रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 13। द्रांश अपने ऑफिस के बाहर ही था जब मेघा हंगामा कर रही थी और उससे मिलने की कोशिश कर रही थी। द्रांश ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। वह अपने प्राइवेट लिफ्ट से सीधा अपने केबिन पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने सीईओ की चेयर पर बैठा, कपिल ठीक 5 मिनट बाद केबिन के अंदर आता है। उसके चेहरे पर थोड़े से परेशानी वाले भाव थे। द्रांश लगातार लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे ये जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। मगर उसने महसूस किया कि कपिल काफी देर से खड़ा है और कुछ नहीं बोल रहा। उसने अपनी एक उंगली को डेस्क पर पटका, जो कपिल के लिए इशारा था। कपिल जल्दी से घबराते हुए बोला, बिग बॉस, आपके फादर का कॉल था। वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको नैना के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था और इसके लिए वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी लड़की के साथ आप हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दें। ये सुनकर तारांकन द्रांश, जो अपना काम कर रहा था, उसकी नजरें थम गईं और उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें काफी गहरी हो गईं और गुस्से से केबिन का माहौल बदल गया। द्रांश ने गुस्से में कपिल हो देखा तो कपिल डरते हुए बोला, ऐसा मैंने नहीं कहा, यह आपके फादर ने कहा है। द्रांश अपने पेन को तोड़ देता है और कोल्ड आवाज में बोला, द्रांश रंधावा अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता है। और वह कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? अगली बार कह देना कि मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करें, वरना अगर मैंने उनकी जिंदगी में दखल देना शुरू करूं, तो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। उसने गुस्से में ये कहा और फिर अपना काम करने लगा। कपिल जाने लगा, मगर तभी उसे कुछ याद आया। वो अचानक पलटा और बोला, बिग बॉस, मिस मेघा अभी भी नीचे मौजूद है और आपसे मिलने की जिद कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं मिलेंगे, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कपिल समझ गया कि उसे क्या करना है। वो तुरंत वहां से चला गया। द्रांश के जाते ही अपने चेयर पर आराम से बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर अपने फोन से किसी को मैसेज किया और दोबारा अपना काम करने लगा। वहीं कपिल नीचे पहुंचा। मेघा अभी भी हंगामा कर रही थी। कपिल को देखते ही वो घमंड से बोली, कपिल, इन सबको बोल कि मैं द्रांश को जानती हूं और मुझे अंदर जाने दो। कपिल ने गार्ड्स को एक नजर देखा और पीछे हटने का इशारा किया। वहीं कैप्टन ने उसे गुस्से से देखा। कपिल उसकी नजर को इग्नोर करते हुए मेघा के पास गया और घूरते हुए बोला, मिस मेघा, आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, आप चुपचाप यहां से चली जाएं, और दूसरा, मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। फिर हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। मेघा को उम्मीद नहीं थी कि कपिल ऐसा बोलेगा। वह गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? द्रांश को बुलाओ, मैं सीधा उससे बात करूंगी। कपिल ने कैप्टन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। इतना सुनते ही कप्तान जबरदस्ती मेघा को कंपनी से बाहर निकाल देता है। फिर डेविल स्माइल करते हुए बोला, गेट आउट। मेघा ने उंगली दिखाते हुए कहा, तुमको तो मैं देख लूंगी। अगर मैंने तुमसे अपने जूते भी साफ कराए, तो मेरा नाम मेघा नहीं। इतना कहते हुए वो चली गई। लव अभी भी सो रही थी, दिव्य को गले लगाकर। तभी उसका फोन बार बार बजने लगा। वो परेशान होकर अपने एक हाथ से फोन ढूंढने लगी, लेकिन नहीं मिला। उसने अचानक से आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं। उसने दिव्य को कसकर पकड़ लिया और फोन की ओर देखा। लव ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, यह मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मैंने कहा था कि जब तक जरूरी काम ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना। इतना कहते हुए उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से राहु ने टेंशन में कहा, बॉस, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लव अपनी आईब्रो ऊपर करके गंभीर होकर बोली, क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या किंग फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है? हमारे बीच बात हो गई थी, वो द्रांश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी राहु ने अपनी आईब्रो मसलते हुए महेश्वरी विला की ओर देखा, जिसके टेरेस पर इस वक्त मिस्टर महेश्वरी मौजूद थे। राहु वहीं गार्डन के पेड़ पर बैठा हुआ था। राहु ने उन्हें देखते हुए कहा, बॉस, रिया ने आपके खिलाफ साजिश की है। उसने मिस्टर महेश्वरी से कहा कि दिव्या आपका असली बेटा है। यही नहीं, उसने आपके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि आप अलग अलग लड़कों के साथ रहती हैं और उनके साथ आपके शारीरिक संबंध हैं, और उसी से दिव्य पैदा हुआ। वह अपनी बात को साबित करने के लिए आपके अडॉप्टेड फादर की फैमिली को ला रही है। आपके अडॉप्टेड फादर की फैमिली कितनी लालची है, ये हम सब जानते हैं। वह आपको परेशान करने के लिए जरूर झूठ बोलेंगे। ऊपर से सबको लगता है कि दिव्या आप ही का बेटा है। लव के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए।
उसने अपने कमर पर हाथ रखा और अपने होठों को चबाते हुए कमरे में चक्कर लगाने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कोल्ड आवाज में ऑर्डर दिया, मैंने डैड को बताया था कि दिव्य के फादर एक आर्मी ऑफिसर है। वक्त आ गया है कि वो आर्मी ऑफिसर सबके सामने आए। मेरे अडॉप्टेड फादर की फैमिली को सिर्फ ये पता है कि मैं दिव्य को लेकर आई थी, पर कहाँ से लाई हूँ किसी को नहीं पता। मैंने सबको बताया था कि वह मेरा बेटा है, लेकिन अगर किसी ने भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की तो भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे वहां जाकर उनसे बात करनी होगी और डैडी से मिलने से रोकना होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। इतना कहते ही उसने कॉल काट दिया। फिर बिना किसी भाव के दिव्य बी को देखने लगी, जो आराम से सो रहा था। लव ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए दिव्य को गोद में उठाया और वहां से चली गई। दिव्य का बुखार अब लगभग उतर चुका था। लव ने दिव्य को पैसेंजर सीट पर अच्छे से लिटा दिया और फिर ड्राइविंग करते हुए तारांकन द्रांश के प्राइवेट विला से निकल गई। वो जैसे ही वहां से बाहर निकली, द्रांश के गार्ड ने तुरंत द्रांश को एक मैसेज भेज दिया और अपनी जगह पर खड़े हो गए। द्रांश इस वक्त एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसका फोन ऑफ था, इसलिए उसने मैसेज नहीं देखा। बाहर का मौसम फिर से खराब हो रहा था क्योंकि ये दिल्ली थी। यहाँ का मौसम मुंबई की तरह कभी भी खराब हो सकता था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और धूप एकदम से गायब हो गई। लव ड्राइव कर रही थी। वो एरिया काफी सुनसान था। उसने अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा दिया। जैसे ही वह लेफ्ट टर्न करती है, अचानक उसने मिरर में देखा कि एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन 10 मिनट बाद उसने फिर से देखा कि वो कार अभी भी पीछा कर रही है। ये देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। लव ने अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा दिया। वो पहले अपने पुराने घर जा रही थी, मगर जब वो कार उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो लव जानबूझकर कार को इधर उधर घुमा रही थी। वहीं पीछे जो कार उसका पीछा कर रही थी, उसमें बैठा आदमी इरिटेट होकर बोला, क्या इसे पता चल गया है कि हम इसका पीछा कर रहे हैं और यह जानबूझकर हमें इधर उधर घुमा रही है? क्या हमें मेघा मैम को बताना चाहिए? आखिर उन्होंने ही हमें इसका पीछा करने के लिए कहा था, पर इसके साथ करना क्या है वह नहीं बताया। इतना कहकर वो आदमी मेघा को कॉल लगाने लगता है। वहीं लव ने देखा कि पीछे वाली कार की स्पीड स्लो हो गई है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तभी दिव्य जाग जाता है। वो अपनी आंखें मसलते हुए इधर उधर देखता है और खुद को कार में देखकर पूछता है, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ डैडी क्यों नहीं है? लव ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सामने देखते हुए जवाब दिया, हमारे पुराने घर जा रहे हैं। तुम्हारा कुछ जरूरी सामान छूट गया था, बस वही लेने जा रहे हैं। इतना कहते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। दिव्य एनर्जेटिक लग रहा था और विंडो से बाहर देख रहा था। अब हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। दिव्य को भूख लगने लगी। वो मुंह फुलाते हुए बोला, मम्मा, भूख लगी है। लव ने इधर उधर देखा। थोड़ी दूर पर उसे एक छोटी सी दुकान नजर आई। वहीं दूसरी तरफ मेघा उन गुंडों से फोन पर मुस्कुराते हुए बोली, उसे ठोक दो, एक्सीडेंट कर दो, वो बचनी नहीं चाहिए। इतना कहते ही उसने कॉल काट दिया। वहीं वो आदमी लोग एक दूसरे को देखते हैं और कार की स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि लव काफी आगे निकल चुकी थी। उन्होंने देखा कि लव की कार खड़ी है, लेकिन लव और दिव्य कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी हंसकर बोला, जरूर वो दोनों इसी कार में हैं, उड़ा दो इस कार को। जो आदमी कार चला रहा था, उसने स्पीड बढ़ाई और जोरदार टक्कर मारी। लव की कार हवा में उड़कर दूर जाकर गिरी। पीछे से पूरी कार खराब हो चुकी थी। तभी वह आदमी अपनी कार को पीछे लेकर फिर से जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लव की कार हवा में उड़ गई और उल्टी होकर जमीन पर गिर गई। ये सुनसान एरिया था, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। केवल एक छोटी सी दुकान थी जो बारिश के कारण बंद हो रही थी। एक्सीडेंट देखकर दुकानदार बहुत डर गया था। वहीं दूसरी ओर वे आदमी अपनी कार से भाग चुके थे। लव की कार वहीं पड़ी थी, जिससे धुआं निकल रहा था और धीरे धीरे आग लगना शुरू हो चुकी थी। तभी लव की आवाज सुनाई दी, दिव्य, क्या कर रहे हो? लव छोटी सी दुकान के पीछे दिव्य के साथ मौजूद थी। वो दिव्य को पकड़ लेती है और आंखें छोटी करके अपनी जलती हुई कार को देख रही थी। दिव्य घबराते हुए बोला, मम्मा, उन गंदे अंकल ने कार तोड़ दी। अब हम कैसे जाएंगे? आप डैडी को कॉल करिए ना। एक्सीडेंट की आवाज काफी तेज थी, जिस कारण दिव्य थोड़ा डर गया था। ऊपर से बारिश हो रही थी और उसकी तबीयत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी।
ये देखते हुए लव ने जल्दी से अपने गले में डाले हुए दुपट्टे को निकालकर दिव्य को पूरी तरह से कवर किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपनी जलती हुई कार को देख रही थी, जो लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, तो उसने आसपास देखते हुए हल्की मुस्कान दी और एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। 5 मिनट के अंदर ही बारिश बहुत तेज हो गई थी, जिस कारण वो पेड़ भी अब दोनों को बचा नहीं पा रहा था। लव खुद पूरी तरह भीग चुकी थी, पर उसने दिव्य को अच्छे से कवर किया था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त 5-6 गाड़ियां तेज रफ्तार से लव की कार के पास आकर रुकी। गार्ड्स तेजी से बाहर निकले और कपिल छाता लेकर बाहर आया। द्रांश बिना किसी भाव के गाड़ी से बाहर निकला और जब उसने कार की हालत देखी तो उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। गार्ड्स ने कार चेक करके तारांकन द्रांश को रिपोर्ट दी, बिग बॉस, अंदर कोई भी नहीं है। शायद दिव्य और यंग मैडम पहले से ही बाहर निकल चुके थे और नेटवर्क ना होने के कारण हम उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। द्रांश गुस्से से आसपास देखने लगा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वह तेजी से दूसरी तरफ भागा। कपिल उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। बारिश के कारण उसके बाल भीग चुके थे और माथे पर चिपक गए थे। वो आसपास देखते हुए पुकारता है, बेबी गर्ल, वेयर आर यू? लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दब गई थी। लव और दिव्य वहां से जा चुके थे, पर वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। वे एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जो उन्हें बारिश से बचा रहा था। लव ने दिव्य को अपने सीने से चिपकाते हुए उसके सिर को दुपट्टे से अच्छे से ढक दिया और कहा, सिर बाहर मत निकालो, वरना तुम बीमार हो जाओगे। दिव्या ने मासूमियत से अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, पर मम्मा, आप तो भीग गई हैं। लव परेशान होकर उसे फिर से देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, सिर बाहर मत निकालो। 10 मिनट बाद भी बारिश नहीं रुकी। लव के पास जो घड़ी थी वो वाटरप्रूफ थी। उसने समय देखा। मौसम अब और भी अंधेरा हो गया था और आसपास मच्छर भी थे। अगर वे दिव्य को काटते तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती थी, इसलिए लव ने दिव्य को लेकर वहां से जाने का फैसला किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह भीग नहीं रही है। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा साया उसके ऊपर था। जब उसने नजर उठाई तो उसकी आंखें तारांकन द्रांश की गहरी आंखों से मिली। द्रांश की नजरें लव के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन और फिर उसके कपड़ों पर गईं, जो बारिश के कारण शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी। द्रांश की आंखें उसके शरीर पर रुक गई, फिर उसके भीगे होठ पर और धीरे धीरे उसकी आंखें इंटेंस हो गईं। ये देखकर लव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लव अभी भी अपनी नजरें उठाकर केवल तारांकन द्रांश को देख रही थी। द्रांश तारांकन के एक हाथ में छाता था। वह नीचे झुका और अपने एक हाथ से लव को गोद में उठा लेता है। लव हैरान और शॉक हो गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लव अपने एक हाथ से दिव्य को संभालती है और खुद का बैलेंस बनाने के लिए दूसरे हाथ से जल्दी से तारांकन द्रांश के कंधे को पकड़ लेती है। द्रांश के एक हाथ में लव थी और दूसरे हाथ में छाता था। वो बहुत जल्दी से कार के पास आ जाता है। कपिल दरवाजा खोल देता है। लव और दिव्य के बैठने के बाद तारांकन द्रांश भी बैठ जाता है। कपिल जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है। सभी भीग चुके थे, मगर इस धुआंधार बारिश के कारण कई सारे रास्ते बंद हो चुके थे और कई जगह तो पेड़ गिरने के कारण रास्ता ब्लॉक हो चुका था। कहीं कहीं की सड़कें भी इस जमीन में धंस चुकी थी, इसलिए कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता था। लव, द्रांश और कपिल ज्यादा भीगे हुए थे। द्रांश हमेशा अपने पास कपड़े रखता था। उसने पीछे से टॉवल उठाया और दिव्य के बालों को पोंछते हुए ठंडी आवाज में कपिल को ऑर्डर दिया, हीटर ऑन कर दो। कपिल अपना सर हिला देता है और फिर हीटर ऑन कर देता है। द्रांश लव को देखते हुए जल्दी से अपने कोट को निकालकर उसके ऊपर रख देता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी। फिर तारांकन द्रांश ने दिव्य के कपड़ों को देखा, जो भीगे नहीं थे। केवल दिव्य के बाल और चेहरा ही थोड़ा बहुत भीगा था। द्रांश ने लव को एक टॉवल दिया और फिर एक्सप्रेशन लेस भाव से कपिल को ऑर्डर दिया, दिव्य के साथ दूसरी कार में जाओ। कपिल थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने छाता निकाला और दिव्य को अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा, मगर दिव्य लव से चिपकने की कोशिश करता है। लव को अभी भी थोड़ी ठंड लग रही थी। उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, दिव्य, मम्मा भीग चुकी है, मम्मा को चेंज करना है। कपिल अंकल के साथ जाओ और फिर कुछ देर में वापस आ जाना। दिव्य जाना नहीं चाहता था।
मगर लव के कहने पर वह चला गया। कपिल उसे गोद में लेकर छाता खोलता है और जल्दी से आगे खड़ी कार में बैठ जाता है। अब कार में केवल तारांकन, द्रांश और लव ही बचे थे। द्रांश कार में रखे अपने कपड़े निकालता है। उसने अपनी ब्लैक शर्ट लव की तरफ करते हुए उसे गहरी नजरों से देखकर कहा, इसे पहन लो। लव के गाल थोड़े लाल हो गए। वो अपने होठों को दबाते हुए हकलाकर बोली, चेंज करूं? लेकिन कैसे? लव आसपास देखने लगी। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि वो तारांकन द्रांश के सामने चेंज नहीं कर सकती थी। द्रांश उसकी मन की बात को समझ गया। उसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए उसके कान में मैग्नेटिक वॉइस में कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इतनी बारिश में बाहर जाऊं? वैसे भी रात भर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से देखा था, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे सामने कपड़े बदलती हो या नहीं? बस सोचो मैं यहाँ नहीं हूँ और चेंज कर लो। लव हैरानी से उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है कि वह ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकती है कि द्रांश वहां नहीं है। लव तुरंत उसे खुद से दूर धक्का देते हुए मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं, तुम आगे वाली सीट पर जाओ। पर तारांकन द्रांश बेशर्मी से उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। उसने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी। उसके सिक्स पैक एब्स और गठीला शरीर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो जाती। लव उसे देख रही थी। ये देखकर तारांकन द्रांश के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने अपनी बेल्ट निकाली और अपनी पैंट उतारने लगा, लव की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। द्रांश उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, बेबी गर्ल, चेहरा क्यों छुपा रही हो? ओपन योर आइज डार्लिंग। लव इस बार हल्के गुस्से में बोली, द्रांश, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो रहे हो? द्रांश ने अपने सारे कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त उसने ब्लैक लोअर और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। उसके गीले बाल उसे और भी हैंडसम और कम उम्र का दिखा रहे थे। उसने अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछा और फिर अचानक से अपने कोट को लव के ऊपर से हटा दिया। लव एक पल के लिए उसे देखकर हैरान हो गई। उसने तारांकन द्रांश को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मन ही मन उसने सोचा, ओह गॉड, ये तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा है। इसके पिंक लिप्स कितने ज्यादा शाइनी और अट्रैक्टिव है। क्या होता अगर किसी और लड़की ने इसे इस तरह देखा होता? क्या पास्ट में कभी भी ये किसी लड़की के साथ ऐसी बारिश में भी होगा? ये सोचते ही वो जलन से द्रांश को देखने लगती है। तभी द्रांश अपना ब्लैक शर्ट वापस उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, चेंज करो, तुम मुझे बाद में भी देख सकती हो, बिकॉज आई एम योर लीगल प्रॉपर्टी बेबी गर्ल। लव गुस्से से उसके ऊपर टॉवल फेंक कर उसकी आंखें बंद कर देती है। लव जल्दी से अपने टॉप को निकालकर द्रांश के शर्ट को पहनने लगी, क्योंकि द्रांश जा नहीं रहा था और न ही आंखें बंद कर रहा था। द्रांश टॉवल को हटाकर लव की पीठ को देख रहा था, जो उसकी तरफ थी। लव की गोरी पीठ देखकर उसका गला सूखने लगता है। वो धीरे से अपने हाथ को बढ़ाकर अपने हाथ को उसके पीठ पर रखने वाला था, मगर लव मिरर में ये चीज देख लेती है। उसने जल्दी से शर्ट को पहन लिया और अपने बाकी गीले कपड़े को पैक कर देती है। उसने अभी गहरी सांस ली ही थी कि तभी उसने देखा द्रांश उसके पैरों को देख रहा है। लव शर्ट को थोड़ा और नीचे खींचते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। दूसरी तरफ देखो, क्या कभी लड़की नहीं देखी है? द्रांश उसके चेहरे को देखते हुए बेशर्मी से बोला, अंडरस्को, तुम्हारी जैसी नहीं देखी, हाथ हटाओ ना। लव देखती है पीछे एक छोटा सा पिलो रखा है। वो उसे उठाकर द्रांश के मुंह पर मार देती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर द्रांश बाज नहीं आ रहा था। उसने लव को एक झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने लव की पीठ पर हाथ फेरते हुए हैरानी से पूछा, अंडरस्को, तुमने अंदर कुछ नहीं पहना? इतना कहते ही वो लव के गर्दन के थोड़ा सा नीचे अपने हाथों रखने वाला था। लव अपनी जगह पर जम गई थी। उसने उसका हाथ पापड़ लिया। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया था। वो द्रांश के हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से उससे दूर हो गई। फिर उंगली दिखाकर वार्निंग देती है, अंडरस्को, अगर इस बार मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आगे का रास्ता ब्लॉक है, लेकिन मैं मेरे अडॉप्टेड फादर के घर अभी भी जा सकती क्योंकि वहां का रास्ता ब्लॉक नहीं है। द्रांश समझ गया कि लव क्या कहना चाहती थी, मगर वह लव पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ लव के कान में कहा, फिर मुझे घर पहुंचने का इंतजार है। इतना कहते ही वो कार स्टार्ट कर देता है। अभी भी बारिश तेज हो रही थी और सामने का रास्ता देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर आखिरकार वे दोनों लव के अडॉप्टेड फादर के घर पहुंच ही गए। कपिल ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे।
वो दिव्य को लेकर घर के अंदर आ गया था और तारांकन द्रांश ने लव की कमर पर टॉवल बांध दिया था और उसे गोद में उठा लिया था। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे, लिविंग रूम में नीलिमा और रेशमा बैठी हुई थीं। दोनों किसी बारे में बात कर रही थीं, मगर उन्होंने जैसे ही इतने सारे लोगों को अपने घर में देखा, वे हैरान हो गईं। पर लव को देखते ही नीलिमा और रेशमा का मुंह बन गया। नीलिमा लव को घूरते हुए आंखें छोटी करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ से चली नहीं गई थी? वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही लव मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आप शायद भूल चुकी हैं कि मेरे अडॉप्टेड फादर ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दी थी और उस हिसाब से मैं कभी भी यहाँ आ सकती हूँ। उसकी तीखी बात को सुनकर नीलिमा गुस्से का घूंट पीते रह गई। दूसरी तरफ रेशमा की नजरें तारांकन द्रांश पर थीं। वो उसे ललचाई नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रही थी, मगर तारांकन द्रांश ने मानो किसी और को देखा ही नहीं। उसकी नजरें अभी भी केवल लव पर थीं। ऊपर से उसने मास्क पहना था। वो लव को लेकर ऐसे ही चला गया क्योंकि उसे पहले से ही कमरा पता था। कपिल दिव्य को नीचे उतार देता है और दिव्य उनके पीछे पीछे भागता है। नीलिमा गुस्से से बोली, पता नहीं ये लड़की यहाँ क्या लेने आई है और भाई साहब ने अपनी प्रॉपर्टी इसे क्यों दे दी? आखिर ये लगती क्या है उनकी? केवल अडॉप्टेड बेटी तो है, कौन सा असली बेटी थी? पर अपने परिवार को हर चीज देने के बजाय वो इस बाहरी लड़की को सब देकर गए हैं और इसके नाजायज बच्चों को। मन तो करता है इसे निकाल बाहर कर दूं। रेशमा अभी भी उस दिशा में देख रही थी जहां से तारांकन द्रांश गया था। नीलिमा ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? रेशमा शरारती मुस्कान के साथ बोली, मॉम, वो लड़का आपको कैसा लगता है? वो मेरे टाइप का है। उसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि वो अमीर होगा। ये सुनकर नीलिमा गुस्से से बोली, पागल मत बनो। इन अमीर लोगों पर कभी भरोसा मत करो। उनकी नजरों में लड़कियां केवल रखेल होती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की रखेल बने। पर रेशमा हंसते हुए बोली, अरे मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। रखेल कौन बनना चाहता है? मैं तो बीवी बनूंगी। नीलिमा ने चौंक कर कहा, देखो, उसने मास्क पहना हुआ था। क्या पता वो बदसूरत हो, और यह भी पता नहीं उसे कौन सी बीमारी हो। ये सुनकर रेशमा थोड़ी टेंशन में आ गई और अफसोस से कहा, आप सही कह रही हैं। मैं ऐसे बदसूरत आदमी को नहीं अपनाऊंगी। पर मॉम, यह एक अच्छा तरीका है मेरा एडमिशन लव के कॉलेज में कराने का। वो इस देश का नंबर 1 कॉलेज है। वैसे भी आप लव को ढूंढ रही थी, वो खुद यहाँ आ चुकी है। आप उससे कहिए ना कि मेरा एडमिशन वहाँ करवा दे। हम फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर लव के पेरेंट्स बहुत अमीर है ना, वो हमें पैसे दे सकती है। आखिरकार इतने सालों तक हमने उस पर पैसे बर्बाद किए हैं। नीलिमा भी एटीट्यूड के साथ बोली, तुम सही कह रही हो। मैं उससे बात करूंगी। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे इसका कर्ज तो चुकाना ही होगा ना। वे दोनों इसी तरह बातें करने लगी। लव भले ही अपना सामान ले गई थी, मगर कुछ कपड़े अभी भी बाकी थे। वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। द्रांश के फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो सोफे पर बैठकर अपने कुछ मेल चेक करने लगता है। तभी नीलिमा जी लव से बात करने के बहाने कमरे में आई। वो लव को देखकर मुस्कुराई और बहुत ही प्यार से बोली, लव बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ आओ। और मौसम भी बहुत खराब है, क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? लव उनके इरादे को अच्छी तरह से समझ रही थी। उसने टॉप को ठीक करते हुए कहा, मैं नीचे आती हूँ। ये सुनकर नीलिमा खुश हो गई और तुरंत चली गई। लव ने देखा कि तारांकन द्रांश की आंखें थोड़ी सी लाल थीं। उसने चिंता से पूछा, क्या तुमने अपनी दवा नहीं ली? लव के अचानक पूछने पर तारांकन द्रांश उसे देखने लगा। लव उसकी नब्ज को चेक करती है, फिर घूरते हुए कहते हुए बोली, तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम कपिल को भी तो भेज सकते थे मुझे लाने के लिए। द्रांश कोई जवाब नहीं देता, तो लव हार मानते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। लव को पता था कि तारांकन द्रांश की तबीयत सही नहीं है। वो गहरी सांस लेते हुए नीचे चली गई। नीचे ही नीलिमा और रेशमा उसका इंतजार कर रही थी। रेशमा ने जैसे ही लव को देखा, वो तुरंत उसके पास आई और बहुत ही प्यार से बोली, लव, मेरी प्यारी बहन, कितने समय बाद आए हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लव ने उसका हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, सीधा मुद्दे पर आओ। लव के इस तरह बोलने पर नीलिमा जी गुस्से से बोली, हमने तुम्हें पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया है, तुम पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना एहसान उतार दो।
रेशमा को उस बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला दो जिससे उसकी लाइफ बन जाएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अमीर है, तुम हमारी मदद कर सकती हो। लव को उनसे यही उम्मीद थी। उसने अपना हाथ बांधकर डेविल स्माइल के साथ कहा, आंटी, जहां तक मुझे याद है, मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था। उन्होंने मेरी देखभाल की थी। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मुझसे पैसे मांगें। रेशमा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। हमने तुम पर पैसे खर्च किए हैं, अभी और इसी वक्त सारे पैसे वापस करो। लव उसकी बेशर्मी देखकर हंसते हुए बोली, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? मेरे अडॉप्टेड फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं उनकी बेटी हूं। अगर किसी को पैसे मांगने का हक है तो वो सिर्फ उन्हें है। लेकिन फिर भी अगर आप जोर देती हैं तो मैं अंकल से यह बात करूंगी और फिर देखती हूं आप क्या करती हैं। ये सुनकर नीलिमा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि लव ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए जमीन पर धक्का दे दिया। फिर हंसते हुए बोली, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूं। मैंने सोचा था कि मैं खुद आपकी बेटी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। इतना कहकर लव बालों को झटकते हुए किचन की तरफ जाने लगी। उसकी बात सुनकर नीलिमा और रेशमा दोनों हैरान रह गईं। उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। नीलिमा जी फिर से प्यार से बोली, लव, तुमने अभी अभी क्या कहा? फिर से बोलो। लव अपनी जगह पर रुक गई, फिर पीछे मुड़ी और डेविल स्माइल के साथ बोली, आंटी, मैं तैयार हूं रेशमा का एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। नीलिमा और रेशमा बहुत लालची थी। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, हम कुछ भी करेंगे। बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? लव ने टेबल पर डेविल स्माइल के साथ कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नीलिमा और रेशमा दोनों हैरान हो गईं। वे हिचकिचा रही थीं। तभी लव वहां से जाते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। रेशमा अपनी मां का हाथ पकड़कर बोली, मॉम, मान जाइए। इसमें सिर्फ हमारा फायदा है। अगर कॉलेज में कोई अमीर लड़का मिल गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी और हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। लालच में आकर नीलिमा जी भी मान गईं। फिर लव को रोकते हुए बोली, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर लव के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बालों को एक हाथ से झटकते हुए मन में शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, रिया, तुम्हारा प्लान मैंने फेल कर दिया, लेकिन तुम मुसीबत में फंस चुकी हो। मुझे पता है तुमने डैडी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, लेकिन आज डैडी खुद तुम्हें घुटनों के बल बैठाकर मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। लव के दिए लालच के कारण नीलिमा और रेशमा खुश होकर अपने रूम में चली गई और दोनों मिलकर रेशम का सामान पैक करने लगी। वहीं लव काढ़ा बनाकर रूम में ले गई। उसने देखा द्रांश फिर से अपने फोन में काम कर रहा है, पर उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से उसके हाथ से फोन को छीन लेती है। द्रांश उसे ठंडे भाव से देखता है तो लव उसके हाथ में काढ़ा का मग पकड़ाते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर ऑर्डर देते हुए बोली, इसे पियो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए ठंड में रहना सही नहीं है। उसकी आवाज पहले ही थोड़ी सी रूड थी, मगर उसमें केयर साफ नजर आ रही थी। द्रांश को कुछ जरूरी काम था, मगर फिर भी वो लव की बात मानकर काढ़ा पीता है। लव ने दिव्य को देखा जो बेड पर उछलते हुए एक पेन से बीच बीच में दीवार पर ड्राइंग बनाने लगता है। ये देखकर लव जल्दी से उसे गोद में उठाकर उसके कान खींचते हुए बोली, क्या कर रहे हो? ये रूम तुम्हें ड्राइंग पेपर नजर आ रहा है? दिव्य जल्दी से पेन को छोड़ देता है और अपने कान को पकड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर बोला, लिटिल मम्मा, पेन हो रहा है। लव उसे छोड़ते हुए उसके लाल पड़ चुके कान को प्यार से सहलाकर किस कर देती है, फिर उसे मिल्क का गिलास पकड़ा देती है। दिव्य जल्दी मिल्क नहीं पीता था और अगर कोई ध्यान नहीं देता तो वो मिल्क को फेंक देता था। लव उसे गोद में बैठा लेती है और उसे धीरे धीरे मिल्क पिलाती है, मगर दिव्य का मुंह बना रहता है। वो तिरछी नजरों से लव को देख रहा था। वहीं लव की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। उसने मन में कहा, अभी भी बारिश हो रही है, क्या रिया डैडी को लेकर आएगी? शायद मुझे शाम तक इंतजार करना चाहिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि दिव्य धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे उतर गया। काढ़ा थोड़ा कड़वा था, मगर द्रांश ने उसे पी लिया था क्योंकि लव ने दिया था। उसके बाद वह दोबारा अपने फोन में लग गया था। उसने ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखी कि लव ने दिव्य को मिल्क दिया था पीने के लिए। दिव्य बहुत ही चालाकी से लव के हाथ से मिल्क का गिलास ले लेता है, फिर धीरे धीरे खिसकते हुए द्रांश के पास आ गया और उसके पैंट को पकड़कर खींचने लगा।
द्रांश अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है तो दिव्य उसे हाथ से अपने करीब आने का इशारा करता है। द्रांश अपने सिर को झुकाते हुए उसे घूरने लगा। दिव्य धीरे से बोला, डैडी, मम्मा ने आपको मिल्क दिया है और कहा है कि इसे जल्दी से पीना है वरना आपको ठंड लग जाएगी। द्रांश उसे शक भरी नजरों से देखता है तो दिव्य मासूम चेहरा बनाते हुए लव को देखने लगा, जो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। दिव्य जल्दी से बोला, मम्मा, मिल्क पीना है। लव घड़ी की तरफ ही देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में ऑर्डर देती हुए बोली, हाँ, पीना है और एक भी बूंद बचनी नहीं चाहिए। अगर बचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लव ने जानबूझकर अपनी आवाज तेज की थी ताकि दिव्य डरकर पी ले। अपनी शैतानी नजरों से द्रांश को देखते हुए दिव्य धीरे से बोला, डैडी, आपने सुना मम्मा ने क्या कहा, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। द्रांश ने अभी अभी काढ़ा पिया था। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ कि दिव्य सच बोल रहा है, मगर अब लव की बात सुनकर वह अपना सर हिला देता है और मिल्क के गिलास को लेकर उसे पूरा पी लेता है। दिव्य बहुत खुश था। वो जल्दी से द्रांश के हाथ से खाली गिलास ले लेता है। द्रांश दोबारा अपने फोन में मेल्स चेक करने लगा था। दिव्य जल्दी से दौड़कर गिलास को लव के हाथ में पकड़ा देता है और खुश होकर बोला, मम्मा, पूरा खत्म हो गया। लव अपने होश में वापस आती है और घड़ी से नजर हटाकर इस छोटे से शैतान बच्चे को देखती है। वो बहुत खुश था। उसे खुश देखकर लव को कुछ गड़बड़ लगी। उसने गिलास को देखा, पूरा मिल्क खत्म था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिना किसी नखरे के दिव्य ने पूरा पी लिया, मगर फिर वह ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके गालों पर किस करके बोली, वेरी गुड। द्रांश का काम खत्म हो गया था। वह नाराजगी से लव को देखने लगा। वह नाराज हो गया था और सोचने लगा कि लव ने सिर्फ दिव्य को मिल्क उसे देने के लिए कहा, तो लव ने उसे किस किया और उसने तो सारा मिल्क खत्म किया, यहाँ तक कि काढ़ा भी पिया जो इतना कड़वा था। उसके बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे लग रहा था लव उसके साथ भेदभाव कर रही है। द्रांश कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके पास किसी का मैसेज आया। इस मैसेज की आवाज थोड़ी सी अजीब थी। द्रांश जैसे ही उस मैसेज को खोलकर देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। शाम के 6 बजे थे। अचानक घर के बाहर कई सारी कारें आकर रुकी। रिया बाहर निकली। उसके चेहरे पर बहुत ही खुशी वाले एक्सप्रेशन थे। उसने मिस्टर माहेश्वरी का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्हें लेकर अंदर आ रही थी। उनके साथ अमन भी था, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था और आंखें बेहद ठंडी थीं। वो अपने कोट के बटन ठीक करते हुए अंदर जा रहा था। अब तक बारिश बहुत हल्की हो रही थी। रिया अंदर पहुंचते ही एटीट्यूड से अपने बालों को झटक कर बोली, रेशमा, रेशमा, नीलिमा आंटी, आप लोग कहाँ हैं? बाहर आइए। लव जो बालकनी में दिव्य को पकड़े हुए थी, रिया की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगी। उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया और इसी का फायदा उठाकर दिव्य बालकनी में रखे एक टब में छलांग लगा देता है, जिसमें पानी भरा था। लव के ऊपर जैसे ही पानी गिरा, वो होश में आई और गुस्से से बोली, ये तीसरी बार है जब तुमने खुद को भिगाया है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम्हें बुखार आ सकता है, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? इतना कहकर वो उसके कान को पकड़ लेती है। दिव्य चिल्लाते हुए बोला, मामा, दर्द हो रहा है। लव उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए बोली, अब दर्द हो रहा है तुम्हें? चलो, बाहर निकलो। आज मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। देखो, बाहर आओ। लव उसे कॉलर से पकड़कर बाहर निकाल लेती है। दिव्य के पास कोई भी कपड़ा नहीं बचा था जिसे लव उसे पहना सके, इसीलिए वो उसे अपना ही एक शर्ट पहना देती है, जो काले रंग का था और बिल्कुल सिंपल था। दिव्य पूरा भूत लग रहा था, क्योंकि शर्ट उसके पैरों तक आ रही थी और पूरे हाथों को भी ढक रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेशमा और नीलिमा नीचे आ गई थीं। उन्हें देखकर रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रिया मिस्टर महेश्वरी का हाथ पकड़ते हुए और अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोली, डैडी, मैंने कहा था ना कि दिव्य लव का असली बेटा है, पर उसने हम सबसे यह बात छुपाए। फिर रेशमा को देखते हुए रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और हल्का सा दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, डैडी को बताओ कि कैसे लव एक बिगड़ैल लड़की है, जो हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती है। कभी कभी तो वह रात में भी नहीं आती थी और एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। बताओ डैडी को कि दिव्य लव का नाजायज बेटा है और उसके बाप का भी कोई पता नहीं। अमन को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चुपचाप खड़ा था। रेशमा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक नीलिमा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों से कुछ भी बोलने से मना किया। नीलिमा जी ने मिस्टर महेश्वरी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप लव के फादर हैं? मिस्टर महेश्वरी बस अपना सिर हिला देते हैं।
तो नीलिमा जी के हाव भाव बदल गए। वो जल्दी से सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, भाई साहब बैठ जाइए। आप लव के पिता हैं, तो मुझे आपकी खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए। आपने बहुत ही होनहार बेटी को जन्म दिया है। मुझे यकीन नहीं होता, लव को दुनिया का हर काम आता है, ऑलराउंडर है। हमें तो हमेशा से उस पर गर्व था। वो इतनी अच्छी है, उसके बावजूद पता नहीं आपकी दूसरी बेटी को उससे क्या दिक्कत है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उसने क्या किया। वो रुक गई और अपने सिर को झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा निराश है। मिस्टर महेश्वरी गुस्से से रिया को देखते हुए बोले, कहीं तुमने फिर से कुछ तो नहीं किया? रिया डरते हुए बोली, नहीं डैडी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वो गुस्से से नीलिमा को देखकर बोली, तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। और क्या तुम लव के बारे में कुछ नहीं बताने वाली थी? नीलिमा जी परेशान नजर आने लगी। अमन ने रिया को और कुछ बोलने से रोकते हुए कोल्ड आवाज में कहा, नीलिमा जी, जो कहना है साफ साफ कहिए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नीलिमा जी ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उन्हें ये सब बताते हुए बहुत बुरा लग रहा हो। उन्होंने अपने होठों को काटा और बताना शुरू किया, मुझे लगा कि लव अपने असली परिवार के साथ हमेशा खुश रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर आप सब उसकी देखरेख नहीं कर सकते तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, लेकिन इस तरह से उसे परेशान मत करिए। अब माहौल एकदम से बदल गया था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा था। मिस्टर महेश्वरी का चेहरा ठंडा पड़ चुका था। वो गुस्से से रिया को देखते हुए नीलिमा जी को बोलने का इशारा करते हैं। नीलिमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंसू पोंछते हुए रिया को देखकर कहा, रिया मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि मैं लव के बारे में घटिया बातें आपको बोलूं और यह भी बताऊं कि दिव्य लव का नाजायज बेटा है और वह रात रात भर लड़कों के साथ गायब रहती है। यही नहीं, उसने हमसे ये भी कहा कि हम आपको बताएं कि लव एक रखेल है जो अमीर मर्दों के साथ सोती है। मुझे तो ये सब कहते हुए भी शर्म आ रही है। पता नहीं मेरी लव आप लोगों के साथ कैसे रह रही होगी, जब उसकी ऐसी घटिया बहन है जो उसे बर्बाद कर देना चाहती है। मैं हमेशा से लव को सीने से लगाकर रखा, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। मैं इस बात की गवाह हूं कि दिव्य उसका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है। फिर भी लव ने कभी दिव्य के साथ भेदभाव नहीं किया। फिर भी आपकी बेटी चाहती है कि मैं लव के बारे में ऐसी बातें बोलूं। इतना कहकर वह रोने लगी। उनकी एक्टिंग कमाल की थी। रेशमा भी उनका साथ देते हुए बोली, मेरी बहन करोड़ों में एक है, फिर भी रिया तुम उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रही हो? रिया तो अपनी जगह पर जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि मिस्टर महेश्वरी उसे कितने गुस्से में देख रहे हैं। रिया डरते हुए बोली, डैडी, मैं सच कह रही हूँ। ये सब अचानक ही झूठ बोल रहे हैं। तभी रिया के सामने एक और धमाका होता है। रेशमा तुरंत कमरे में जाकर पैसों का बंडल लाती है और मिस्टर माहेश्वरी के हाथ में रखते हुए कहती है, अंकल, ये वही पैसे हैं जो रिया ने मुझे दिए थे ताकि मैं लव के बारे में झूठ बोलूं, पर मैं अपनी बहन के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज ये पैसे ले लीजिए। रिया घबराकर 2 कदम पीछे हटती है और डरते हुए बोलती है, नहीं डैडी, ये सब उनकी साजिश है। जरूर लव ने आपको मुझसे दूर करने के लिए ये सब किया है। डैडी, मुझ पर विश्वास कीजिए। अमन जल्दी से उन पैसों को चेक करता है। वो उन नोटों पर लिखे नंबरों को अच्छी तरह जानता था। उसने गुस्से को काबू में रखते हुए मिस्टर महेश्वरी से कहा, डैड, ये वही पैसे हैं जो आपके लॉकर में रखे थे। रिया का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है, पर रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसे पता था कि मिस्टर माहेश्वरी की कमजोरी उसके आंसू है। वो रोते हुए उनके सीने से लगकर कहती है, डैडी, ये सब झूठ है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आपको पता है मैं लव के आने से कितनी खुश हूं। आखिर वो मेरी बहन है। तभी लव, जो कब से सीढ़ियों के पास खड़ी यह सब देख रही थी, धीरे धीरे नीचे आती है। उसने दुखी आवाज में कहा, रिया दीदी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर मैं आज यहाँ ना होती तो मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। नीलिमा आंटी, जो वहां खड़ी थी, वो रोते हुए बोली, लव, मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पिता को पहले बताना सही होगा, पर चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लव की आंखों में झूठे आंसू थे। मिस्टर माहेश्वरी जैसे ही उसे देखते हैं, उनका चेहरा नर्म पड़ जाता है। वे उसकी ओर बढ़ते हैं, पर लव अपने कदम पीछे ले लेती है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, डैडी, मुझे लगता है कि दीदी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। मैंने कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजारी है, फिर भी जिंदा रही,
पर इस बार दीदी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। उन्होंने मुझे रखेल कहा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मिस्टर माहेश्वरी जल्दी से बोले, लव, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव गंभीर होकर कहती है, नहीं डैडी, शायद मैं आपसे ज्यादा उम्मीदें रख रही थी। आप रिया दीदी के डैडी हैं, पर मेरा आप पर कोई हक नहीं है डैडी। सॉरी, मेरा मतलब बड़े अंकल। लव के मुंह से बड़े अंकल शब्द सुनकर मिस्टर माहेश्वरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर रिया गुस्से से चिढ़कर कहती है, लव, कितना ड्रामा करोगी? और अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे डैडी की बेटी नहीं हो। तुम उन्हें बड़े अंकल ही कहो, ये बेहतर होगा। वो सिर्फ मेरे डैडी है। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज वहां गूंजती है। हर कोई चौंक जाता है, सिवाय लव के। रिया का चेहरा झुका हुआ था क्योंकि मिस्टर माहेश्वरी ने उसे थप्पड़ मारा था। लव की आंखों में एक शैतानी चमक थी, जिसे देखकर अमन अपनी आंखें छोटी कर लेता है। रिया हकलाते हुए कहती है, डैडी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मिस्टर माहेश्वरी उंगली दिखाते हुए कड़क आवाज में बोले, शट अप। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती जो साजिशें करे। अब एक शब्द भी मत बोलना। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस्टर माहेश्वरी ने उसे थप्पड़ मारा है। उसने नफरत से लव को देखा और उसके ऊपर झपटते हुए गुस्से में बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लव को थप्पड़ मारने से पहले ही उसे एक और थप्पड़ पड़ता है और रिया सीधा जमीन पर गिर जाती है। लव ने जब रिया को रोते हुए देखा तो उसे अच्छा लगा, मगर जब उसने रिया के गालों पर थप्पड़ के निशान देखे तब उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवाओं में उड़ रही हो, पर उसने जल्दी ही अपने जज्बात को काबू में कर लिया। रिया बुरी तरह रो रही थी, उसके दोनों गालों पर थप्पड़ का निशान थे। उसने रोते हुए कहा, डैडी, आप लव के आने के बाद बदल गए हैं। मैंने उसे अपनी बहन माना, उसे प्यार दिया, मगर वह आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मुझे ये कभी समझ नहीं आया। मुझे लगा वह मेरी एक अच्छी बहन है, मगर उसने भी साबित कर दिया कि छोटे घर में रहने वाली लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। उसे बस पैसों से प्यार है। मुझे अब समझ आने लगा है कि वह मुझे आप सब की नजरों में गिराकर घर की एक अच्छी बेटी बनना चाहती है और सब कुछ हड़पना चाहती है। मुझे बस बुरा इस बात का लग रहा है, डैडी, कि आप उसके झांसे में आ गए हैं। फिर वह लव से आगे बोली, लव, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम मेरे ही खिलाफ साजिश रचती रही। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। भगवान हमेशा गलत का साथ देता है, इसलिए तुम आज मेरे साथ ये सब कर पा रही हो, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। लव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो, क्योंकि गलत तो उसके साथ हुआ था। पिछले जन्म में लव अपने हाथ को बंद लेती है। उसने रिया को घूरते हुए कहा, और मैंने कब तुम्हारे साथ गलत किया है? क्या तुम भूल गई कैसे मुझे मारने के लिए तुमने एक जहरीला सांप मेरे रूम में छोड़ दिया था? क्या तुम इसे बहन का प्यार कहती हो? जब मुझे सबसे बड़ा रूम मिला, तब तुमने रुद्रानी मॉम से मेरी शिकायत की और कहा कि वो रूम तुम्हें चाहिए। उन्होंने भी मुझे फोर्स किया ताकि मैं वो रूम तुम्हें दे दूं। रूम की बात छोड़ देते हैं, तुम्हारी नज़र तो ब्लैक कार्ड पर भी थी, जिसे तुमने कई बार पाने की कोशिश की, मगर कभी भी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद भी तुमने मुझे आराम से नहीं रहने दिया। तुमने कॉलेज में सभी को मेरे खिलाफ भड़काया और सभी को बताया कि मैं एक छोटे से घर से आई हूँ। तुमने सबको ये भी बताया कि मेरा एक नाजायज बेटा है और मेरा रिश्ता कई लड़कों के साथ है, जिस कारण पहले ही दिन कॉलेज में सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि टीचर भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हर कोई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुमने सीनियर से मेरी रैगिंग करवाई, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मगर इस बार तुमने ज्यादा कर दिया है। बार बार तुम हर किसी से यही कह रही हो कि दिव्य का एक नाजायज बेटा है, जबकि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि वह मेरा नाजायज बेटा नहीं है। रिया गला फाड़कर चिल्लाते हुए बोली, मुंह बंद रखो अपना। तुम एक रखेल हो। तुमने मुझसे मेरा होने वाला हस्बैंड भी छीन लिया। पता नहीं तुमने उसे कैसे बहकाया था। द्रांश रंधावा का रिश्ता मेरे लिए आया था, मगर तुमने बड़ी ही चालाकी से उसे अपने काबू में कर लिया। वह अब सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है, जबकि उसे मुझसे शादी करनी चाहिए थी। वह मुझसे प्यार करता था, मगर तुमने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। तुम कितनी गिरी हुई हो भी। तुमने आते ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, पर मैं भी तुम्हारी शादी कभी भी द्रांश रंधावा से नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। अमन, जो काफी देर से सब कुछ सुन रहा था, गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। रिया, क्या बकवास बातें किए जा रही हो? रिया चीखते हुए बोली,
बकवास बातें नहीं, ये सच है। द्रांश रंधावा की कंपनी में मैं एक मॉडल हूँ। उसने जरूर मुझे वहीं देखा होगा और मुझे देखते ही उसे मुझसे प्यार हो गया होगा। उसने शादी का रिश्ता भेजा था, मगर इस लव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही नहीं, तुम तो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, मगर तुम लव से कितने अच्छे से बात करते हो। तुम इसे ट्रिप पर जाने से पहले मिलने भी आए थे, मगर तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। तुमने इसे एक गिफ्ट भी दिया था, पर मुझे नहीं दिया। अमन को लग रहा था कि रिया पागल हो गई है। मिस्टर महेश्वरी को यकीन नहीं हो रहा था कि रिया ऐसा भी कर सकती थी, और अब वह अपनी गलती मानने के बजाय लव पर ही इल्जाम लगा रही थी। मिस्टर महेश्वरी अब बिल्कुल भी रिया पर रहम नहीं खाने वाले थे। उन्होंने अपनी आवाज को भारी करते हुए ऐलान किया, रिया, मैंने तुम्हें सजा दी थी ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें सारे ऐशो आराम से दूर किया, पर अपनी गलती मानने के बजाय तुम और गलती करती रही। हम सबके प्यार ने तुम्हें और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर ला सकता हूँ जिसने गलती की हो, मगर तुमने जो किया है उसे गुनाह कहते हैं। गुनाह की माफी नहीं होती, गुनाह की केवल सजा होती है। इसके बाद उन्होंने अमन की ओर मुड़ते हुए कहा, पुलिस को कॉल करो। पुलिस का नाम सुनते ही रिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, डैडी। मगर मिस्टर महेश्वरी ने उसे इग्नोर कर दिया और लव की ओर देखते हुए बोले, लव, मैं रिया की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है इसकी कोई माफी नहीं है, मगर मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा कुछ भी न हो। मिस्टर महेश्वरी ने लव के कंधे पर हाथ रखा। ये सब रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो एकदम से पागल हो चुकी थी। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा, वहीं पास में एक टेबल रखी हुई थी, जो लोहे की थी। रिया ने पागल जैसा बर्ताव करते हुए उस टेबल को उठाया और एकदम से मिस्टर महेश्वरी के सिर पर मार दिया। वो गुस्से से चिल्लाई, आप होते कौन हैं मुझे पुलिस के हवाले करने वाले? जो भी मुझे पुलिस के हवाले करेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसने दोबारा मिस्टर महेश्वरी के सिर पर वार किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। वो फिर से मारने वाली थी, मगर लव जल्दी से होश में आए और एकदम से रिया को धक्का दे दिया। लव ने मिस्टर महेश्वरी को पकड़ा और घबराते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर महेश्वरी के सिर पर बहुत जोर से लगी थी। उनका पूरा सिर खून से भीग चुका था। उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। लव का सहारा लेते हुए वे जमीन पर बैठ गए और बहुत हिम्मत करके कहा, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। अमन गुस्से से रिया के गले को दबा देता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। गार्ड्स भी अंदर आ चुके थे। अमन ने जल्दी से रिया को गार्ड्स की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पकड़ कर रखो, ये भागने न पाए। अमन ने जल्दी से मिस्टर महेश्वरी को उठाया और अस्पताल के लिए निकल पड़ा। सभी लोग अस्पताल जा चुके थे, केवल नीलिमा और रेशमा ही वहां बची थी। रेशमा ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ हमने लव की बात मान ली, वरना इस साइको रिया के चक्कर में हम सब भी जेल जाते। नीलिमा भी काफी खुश थी कि उन्होंने लव की बात मानी थी। हॉस्पिटल में मिस्टर महेश्वरी का काफी खून बह चुका था। उन्हें अब खून की जरूरत थी, लेकिन कहीं भी ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था। ऊपर से रिया ने लोहे के टेबल से उनके सिर पर मारा था, जिस कारण काफी गहरा घाव हो गया था। डॉक्टर की एक बेस्ट टीम उनका इलाज कर रही थी। अमन ब्लड का इंतजाम करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चला गया। दिव्य कपिल के साथ कार में था। लव भी घबराई थी। द्रांश जल्दी से उसे सहारा देते हुए उसे गले से लगा लेता है। लव अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर वो भूल गई थी कि उसका ब्लड भी ओ नेगेटिव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।